दैट्स ओके कि इंडिया को 2 फ्रंट वॉर्स खेलने पड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी कम से कम 3 फ्रंट वॉर्स के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि पाकिस्तान का जुमला अफगानिस्तान, इंडिया और तीसरा उसका खुद का स्टेट बलोचिस्तान, इसके साथ हमेशा लगा रहता है। एंड दैट इज माय टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वी कैन इजीली से कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ ईरान एंड आल्सो ऑब्वियसली बलोचिस्तान, दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ द एंशिएंट भारत। दैट्स व्हाई बलोचिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा वाइड एंड डिस्पर्स्ड है, इसीलिए हम उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे या फिर मोस्ट रिकॉर्डेड एंड मोस्ट प्रीवियस, जो कि मैटर करती है आज के सिनेरियो के होने के कारण। एंड इट कुड बी 1947। हम यहां से बात करने वाले हैं बलूचिस्तान को लेकर कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। सो बलूचिस्तान वर्ड जो है वो आज का कंप्लीट बलूचिस्तान नहीं है। ये बलूचिस्तान पहले बहुत ही ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें से एक है इसमें खान ऑफ कलात, और जो वर्ड है बलोचिस्तान वो पहले कहलाता था ब्रिटिश ऑफ बलोचिस्तान, जो कि तुम्हें इमेज में दिख रहा होगा कि ये इतना एरिया ब्रिटिश के अंडर में था और इसीलिए इस एरिया का नाम पड़ा ब्रिटिश ऑफ बलोचिस्तान। फिर आगे जाकर के ये जितना भी खान ऑफ कलात और इसके अगल बगल के जो रीजन्स है ये कंप्लीट मिलकर के बनता है आज का बलोचिस्तान। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया और पाकिस्तान के टुकड़े करके उन्हें वापस छोड़ के जा रहे थे, उस टाइम पे जो बलोचिस्तान, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो जो खान ऑफ कलात जो रीजन था, यहाँ के रूलर थे मीर अहमद खान। और यही वो कारण है जो कि आज के वजह से आज के जो पाकिस्तान की कम्युनिटी, जो मेनली जो मेन पंजाब पाकिस्तान है, वो इन बलूचिस्तान को अहमदिया मुस्लिम भी कहता है। अब उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने का जो एरिया था ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसको वो ऑक्यूपाई करते थे, उस एरिया को तो उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन जो खाने ऑफ कलात था, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं आता था, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। इंडिपेंडेंट स्टेट होने के कारण इंडिया के अंदर में और पाकिस्तान के अंदर में ये स्टेट अब नहीं आएगा, ये एक अलग कंट्री, एक अलग रीजन फॉर्म करता है। और इसीलिए खाने ऑफ कलात यानी कि मीर अहमद खान को जब लगा कि अब ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, तो उनका जो रीजन है वो एरिया उनके अंडर में आएगा, वो अपने रूल्स लगाएंगे, अपने सिस्टम्स, और उसी पे जो वहां के लोग भी थे वो भी एग्री करते थे। और ब्रिटिशर्स ने भी यही आर्टिकल 3 1876 में साइन करके लिख के गए थे कि खाने ऑफ खलात जो एरिया है, यानी कि ये जो रीजन तुम्हें इमेज में दिख रहा है, ये ना तो इंडिया के अंडर में आएगा और ना ही पाकिस्तान के अंडर में आएगा। बट अब बेसिकली सिनेरियो ये था कि ये जो एरिया था वो ब्रिटिशर्स और यूएसए साथ ही दोनों चाहते थे कि ये एरिया पाकिस्तान के अंदर में जाए। इससे क्या होता कि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया में नहीं पड़ता। अगर, जो कि ये बहुत ही छोटा एरिया है, तो इमेज में दिख रहा होगा, अगर रशिया यहाँ पे ऑक्यूपाई करती है तो वो चीज यूएस आर्मी के लिए काफी ज्यादा सरदर्दी, हेडेक का काम करती है, क्योंकि उससे यूरोप पे जो इन्फ्लुएंस है रशिया का वो काफी इनहांस हो जाता। इसीलिए उन्होंने ये चीज सोची कि क्यों ना इस एरिया को पाकिस्तान में ऐड कर दिया जाए और रशिया का इन्फ्लुएंस यहाँ से कम कर दिया जाए। अब जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, तो इंडिया भी इस पे अपना रूल, अपनी सहमति नहीं दिखा सकती थी कि ये हमारे अंडर में आएगा। लाइक जम्मू एंड कश्मीर, खैर वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने बाद में आकर के इंडिया को कहा था कि आप हमें बचाइए। सो दैट वाज द अलग सिनेरियो। लेकिन सिनेरियो यहाँ पे लगभग सेम ही है कि जम्मू कश्मीर भी अलग कंट्री बन रही थी और खाने ऑफ कलात को भी लगा था कि वो एक अलग कंट्री बनेगा। खैर पाकिस्तान अपनी औकात के हिसाब से यहाँ पे रंग कैसे बदलेगा वो बताता हूँ। सो 4 अगस्त 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, साथ ही में जिन्ना और खाने ऑफ कलात में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ। उस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जो खाने ऑफ कलात एरिया है वो एरिया एक इंडिपेंडेंट एरिया कहलाएगा। बट लॉर्ड माउंटबेटन, जिनकी ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी थी ताकि वो इस चीज से इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ से कट ऑफ कर सके, ये चीज करने के बाद जब खाने ऑफ कलात ने कहा कि ठीक है, आप हमारा डिक्लेरेशन जो है आपने डिक्लेरेशन दे दिया, इज ओके, बट हमें इसका एक रिटन फॉर्म में या फिर स्पीच करके भी सबके सामने बोल दीजिए या फिर रिटन फॉर्म में दे दीजिए ताकि प्रूफ रह सके। इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन मना कर देते हैं, क्योंकि ये तो उनका एक सिंपल सा एक मोहरा था। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने खाने ऑफ कलात के अगल बगल में जितने भी रीजन, जितने भी एरिया, जितने भी सब कमिटी ग्रुप्स थे, उन सबको इन्फ्लुएंस कर लिया कि आप पाकिस्तान में आकर के मर्ज हो जाओ। इससे होगा क्या, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि तुम्हारे जितने भी कल्चर्स है तुम्हें उनको प्रमोट किया जाएगा, तुम्हें मुस्लिम्स कम्युनिटी में ही रहने का मौका मिलेगा, किसी और कंट्री का तुम पे इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। और पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम इन्फ्लुएंस कंट्री है, वो एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करेगी। सो ये जितने भी कंट्रीज, छोटे छोटे ग्रुप थे, ये सारे के सारे आगे चल करके
पाकिस्तान में मर्ज हो गए। अब जो खाने ऑफ कलात था, जो कि अभी तक सबसे इंडिपेंडेंट रह रहा था, उसके सामने प्रॉब्लम हो गई कि वो पूरे के पूरे पाकिस्तान से घिर गया और उस पर अब प्रेशर बनाने लग गए पाकिस्तान वाले, ये कह करके कि ये जो खाने ऑफ कलात है ये इतना डेवलप नहीं है, ये इतना कैपेबल नहीं है कि ये अपनी कंट्री को रन कर सके, इसीलिए पाकिस्तान में ही इसको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। बट इसके लिए जो खाने ऑफ कलात के जो मीर अहमद थे उन्होंने डिनाई किया और मार्च 14, 1948 में पाकिस्तान ने इन पे अटैक किया, आर्मी से अटैक किया, इनके कमांडर को उठा करके लेके गए, सिंध के एरिया में लेके गए, वहां पे साइनिंग करवाई और ऑफिशियली इस दिन जबरदस्ती खाने ऑफ कलात को बलूचिस्तान में ऐड कर दिया गया और इस पूरे एरिया को बलूचिस्तान में बदल दिया गया। ना तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं भी आया, कि अगर चलो खाने ऑफ कलात को तो एक रीजन तो एक स्पेसिफिक एरिया था जिसको पाकिस्तान से प्रॉब्लम थी, बट जो बगल के रीजंस थे वो तो अपनी मर्जी से ही ऐड हुए थे ना पाकिस्तान में, बट उनको आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका भी एक रीजन है, बट उस पर बाद में आते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब मीर अहमद खान को जबरदस्ती अरेस्ट करके रख लिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, तो उनके जो भाई थे प्रिंस अब्दुल करीम, उन्होंने अपना एक गुट बनाया करीब 100-150 लोगों का और वो पहाड़ियों के बीच में जाकर के छुप गए और जितने भी पाकिस्तान के मिलिट्री थे उनसे गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया। अब जो कि अब्दुल करीम वहां के लोकल थे तो उनके लिए जो वो एरिया था वो स्पेसिफाई पहाड़ी एरिया था, वहां पे बैटल करना बहुत इजी था और इससे पाकिस्तान जो मिलिट्री थी उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी फाइट करने में। तो उन्होंने क्या किया, अपना फिर से वही जिनके वो लायक है, जिनपे भरोसा तो उन पे किया नहीं जा सकता, उन्होंने कुरान की कसम खाई और कहा कि आप नीचे आ जाइए, हम आपसे बात करके इस प्रॉब्लम को सेटल डाउन कर लेते हैं। बट जब वो नीचे आए तो उन्होंने उसके साथ वही किया जो अक्सर पाकिस्तान करता आ रहा है, गद्दारी करके उन्हें अरेस्ट किया और उसके बाद उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। अब अगर तुम पाकिस्तान के मैप को ध्यान से देखते हो तो इनके बेसिकली 4 रीजन्स हैं। NWFP ये वाला जो रीजन दिख रहा है, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा है इनका पंजाब और चौथा है सिंध। अब जो पाकिस्तान है उसमें जितने भी मेजर डेवलपमेंट है, मेजर ग्रोथ है, मेजर लिटरेसी, मेजर हॉस्पिटल्स, बेसिक जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां के बड़े बड़े कमांडर्स हो गए, डिक्टेटर्स हो गए, लीडर्स हो गए, वो सारे के सारे पंजाब से बिलोंग करते थे और इसीलिए उस पंजाब के स्टेट की मेजोरिटी के कारण इन्होंने सोचा कि क्यों ना वन स्टेट रूल लगाया जाए, वन नेशन रूल लगाया जाए पूरे के पूरे पाकिस्तान पे। अब यही वो कारण था जिसके कारण बलूचिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि इस वन स्टेट वन नेशन रूल के कारण जो बलूचिस्तान में जो खाने ऑफ कलात थे जिसको जबरदस्ती ऑक्यूपाई करा गया और जो अगल बगल के जितने भी रीजन्स थे उन्हें जो कि जिन्ना ने समझा बुझा करके ही ऐड किया था पाकिस्तान में, उन सब के जितने भी कल्चर्स, उन सब के अपने सिस्टम्स, रूल्स, वो सारी की सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में होल कंट्री में एक नेशन रूल लगने जा रहा था और उसका भी इन्फ्लुएंस पंजाब में बैठा हुआ गवर्नर कर रहा था। अब जो कि तुम ध्यान से देखते हो अगर पाकिस्तान के नक्शे को, तो बलूचिस्तान ऑलमोस्ट 50% यानी 45 to 50% एरिया ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ पंजाब के एरिया साइड में हो रहा है, क्योंकि NWF के पास जो है अफगानिस्तान बैठता है वहां पे तालिबानियों का अटैक होता रहता है। सिंध को वो उतना महत्व देता नहीं है क्योंकि वहां पे हमारा इन्फ्लुएंस कभी भी आ सकता है, इसीलिए पाकिस्तान भी पंजाब रीजन में यह चीजें रखता है। इसी कारण बलूचिस्तान जो कि जिसके डिमांड थी कि वहां पे ऑब्वियसली उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं, कॉपर वहीं से सारा फाउंड होता है, नेचुरल गैस वहीं से निकलता है, कोल, उनके पास नेचुरल एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। पाकिस्तान उन सब का फायदा ले रहा है बट उस एरिया में कोई डेवलपमेंट, कोई ग्रोथ नहीं कर रहा। उसका एक ये भी रीजन है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पाकिस्तान की जो मेजर पॉपुलेशन, जो पंजाब साइड की पॉपुलेशन हो गई, वो इन बलूचिस्तान वालों को एक्चुअल मुसलमान मानते ही नहीं है और इन्हीं सब के कारण बलूचिस्तान के जितने भी लोग थे, जितनी भी कम्युनिटी थी, उन सब ने डिसाइड किया, उन सब ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और इस पाकिस्तान के जो मिलिट्री, उनके पुलिस स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट एरियाज हो गए, उन सब पे अटैक करना शुरू कर दिया। और ये सब होता देख करके पाकिस्तान ने 1958 में पूरे बलूचिस्तान के लिए मार्शल लॉ लगा दिया और इस मार्शल लॉ के लगने के बाद बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान हो गया, यानी कि एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन वहां पे जनरेट हो गई। अब इसी बीच क्या हुआ कि हमने जो हमारा इनका ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश है, उसको वहां से आजाद दिलवा दी। अब इस चीज के कारण जो पाकिस्तान था, जो अभी तक पूरा ईस्ट वेस्ट दोनों के लिए बराबर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के चल रहा था, उसको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा और उसी टाइम पे जो अली भुट्टो वहां के पीएम थे, उन्होंने इस सिविल वॉर को रोकने के लिए वहां के जो जितने भी लोकल लीडर्स थे उन सबको इन्फ्लुएंस किया, उन सबको वहां पे वोटिंग करवाई और प्रॉमिस किया कि हम बलूचिस्तान में भी डेवलपमेंट करेंगे, बट अभी हमारा साथ दे दो। और वहां पे डेवलपमेंट के नाम पर बस एक इलेक्शन करवा दिया गया जो कि वहां के लोकल लीडर्स को ही विनिंग करके वहां पे पोजीशन दे दी गई और इस प्रॉमिस को करा गया कि आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। बट
2000s तक में, 2000 मतलब जनरेशन की जब स्टार्ट हुई तब तक इनमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं करेगी, तब तक कुछ भी नहीं करा गया। और इन्हीं सब के बाद यहाँ पे शुरू होती है BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और इस आर्मी का सिर्फ एक काम था, अपने हक के लिए, अपने हित के लिए लड़ना। चलिए, BLA में तब तक ये सारी चीजें तो हो रही थी, बट द मेजर चीज अब जो स्टार्ट अभी रिसेंट में सुनने में आई थी वो आया था CPEC रोड, जो कि चाइना का इंडिया को काउंटर करने के लिए एक रोड बनाया गया, जिस रोड के लिए चाइना ने सारा फंड किया। चाइना ने इन पाकिस्तानियों को प्रॉमिस किया कि इस रोड को जब वहां से जोड़ा जाएगा तो इसके बगल में कई कई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, कहीं डेवलपमेंट ग्रोथ होगी, कहीं सेक्टर्स बनाए जाएंगे, कहीं फैक्ट्रियां आएंगे, कहीं हॉस्पिटल्स आएंगे, कहीं कॉलेज आएंगे, कहीं स्कूल्स। ये सारी चीजें पाकिस्तान ने, ये सारी चीजें चाइना ने इनको प्रॉमिस किया और काफी ज्यादा फंड रेज भी किया। अब चलो ठीक है, ये सब किया तो किया। इस प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान को प्रॉमिस किया गया कि उनको दुबई बना दिया जाएगा, यानी कि कहां से कहां पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि जब ये रोड बनना स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो एज ए स्टेट में, अगर किसी स्टेट में ग्रोथ हो रही है, किसी स्टेट में कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट काम हो रहा है, तो उस स्टेट के लोगों को भी तो वहां पे रोजगार मिलना चाहिए। इनसे ऐसा कुछ भी नहीं करा गया। इनकी जो जमीनें ली गई थी रोड बनाने के लिए, वो भी जबरदस्ती काफी कम पैसों में पाकिस्तान ने ले ली। उसके बाद जो वहां पे जितने भी वर्कर्स थे वो सारा पंजाब और चाइना के खुद के थे। उनकी मिलिट्री, उनका सप्लाई, उनका सामान, बेसिकली जमीन तो ले ली गई बलूचिस्तान से, बट उसके बदले में कुछ भी उनको नहीं मिला। और यही सारी चीजों के कारण जो अभी तक BLA काम कर रही थी, अब फॉर्म होती है बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी। और ये आर्मी का अब डायरेक्ट एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जस्ट लाइक कोई दो कंट्रीज आपस में रिवॉल्ट कर रही है, आपस में वॉर कर रही है। एंड तुमने सुना भी होगा कि जो ट्रेन पे हाईजैक कर लिया गया था, उसके अलावा पाकिस्तान पे अभी ऑलरेडी अफगानिस्तान का वॉर चल रहा है, बलूचिस्तान भी लगा ही रहता है। मेरे हिसाब से हमें सिंध और POK पे अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी क्या सजेशन है, एक बार कमेंट में बताना। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।